नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह पार्ट 5 है। अब आगे। वह उस विशाल इमारत के अनुरूप एक विशाल किचन थी, जिसके एक कोने में लोहे की मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी। किचन इमारत के एकदम सिरे पर थी, जबकि सर गोकुल दास का बेडरूम इमारत के पिछवाड़े में था, जिसकी खिड़की से बाहर लहरें मारता हुआ समुद्र साफ दिखाई देता था। मार्था के संकेत पर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मार्था मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। किचन में एक नौकर काम कर रहा था। चाय लाओ, मार्था अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। अभी लाया, नौकर बोला। मैं यहाँ हाउसकीपर हूँ, मार्था गर्वपूर्ण स्वर में बोली। उत्तर में मुंह से मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन सूरत से मैं प्रभावित दिखाई देने का पूरा प्रयत्न किया। तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपये महीना होगी, मार्था बोली, और तुम्हें खाना पीना और रहने की जगह मुफ्त मिलेगी। तुम्हारा क्वार्टर स्टेट के कोने में बने गैराज के ऊपर है। अभी मैं तुम्हें वह जगह दिखा दूंगी। थैंक यू। नौकर चाय और बिस्कुट दे गया। मैडम, मैं झिझकता हुआ बोला, अगर बुरा ना मानो तो एक दो बात मैं पूछ लूँ? पूछो, बड़े साहब को बीमारी क्या है? सर गोकुल दास। मार्था के चेहरे पर करुणा और वेदना के भाव उभर आए। लगभग 4 साल पहले एक मोटर एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। उनके सारे जिस्म को लकवा मार गया है। न वे खुद हिल सकते हैं और न बोल सकते हैं। पिछले 4 सालों से वे यूं ही बिस्तर पर पड़े हैं, बिस्तर से व्हीलचेयर पर और व्हीलचेयर से बिस्तर पर। बस यही जिंदगी रह गई है बेचारों की। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कश्यप बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और बड़े साहब का पुराना दोस्त है। वह कहता है कि वह ठीक नहीं हो सकते। बेचारों की ज़िंदगी एक कच्चे धागे के सहारे लटकी हुई है। वे किसी भी क्षण इस दुनिया से कुछ कर सकते हैं। 4 साल से तो बिस्तर पर पड़े हो गए हैं, और कब तक जीवित रह पाएंगे वे? मैंने देखा कि सर गोकुल दास के उस संदर्भ में जिक्र ने मार्था की आंखें तर कर दी थी। शायद मार्था की कठोरता केवल दिखावे की थी। भीतर से शायद वह बहुत ही सहृदय औरत थी। मैं चुपचाप चाय पीता रहा। मेरा काम क्या है? थोड़ी देर बाद मैंने पूछा। मुख्यतः तुम्हारा काम है बड़े साहब की देखभाल में नर्स एलिस की मदद करना, मार्था बोली। जैसे उन्हें बिस्तर से उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाना, व्हीलचेयर से उठाकर बिस्तर पर लिटाना, और इसे तुम मामूली काम मत समझो। इस काम में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। डॉक्टर कश्यप का कहना है कि तनिक भी अप्रत्याशित झटका लगने से सर गोकुल दास की जान जा सकती है। पैरालिसिस की वजह से उनका दिल भी बहुत कमज़ोर हो गया है। और क्या काम करना होगा मुझे और तुम्हें? उनकी व्हीलचेयर को पीछे से चलते हुए कभी कभार उन्हें समुद्र की सैर करवाकर लाना होगा, और तुम्हें उनको उनकी पसंद की पुस्तक पढ़कर सुनानी होगी। इसके अलावा कभी कभार तुम्हें ड्राइवर की ड्यूटी भी देनी होगी। स्टेट में 4 कारें हैं, लेकिन एक भी मुश्किल से इस्तेमाल होती है। सिर्फ शांता मैम साहब कहीं आती जाती है, और वे या तो टैक्सी बुलवा लेती हैं और या कार खुद चलाती हैं। वैसे कार खुद चलाने से वे परहेज ही रखती हैं। वे कहती हैं कि जब से बड़े साहब का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें कार ड्राइव करने में दहशत महसूस होने लगी है। स्वाभाविक भी है, जबकि एक एक्सीडेंट का भयंकर अंजाम सामने हो। तुम अच्छे ड्राइवर हो? जी हाँ। फिर शायद तुम्हें कभी कभार शांता मेम साहब की कार ड्राइव करनी पड़े। बोट चलाना जानते हो? कभी चलाई नहीं। कार चलानी आती है तो जल्दी सीख जाओगे। एक बात और बताइए। क्या? बास्को कौन था? बास्को की जगह ही तो तुम रखे गए हो। वह एक भद्दा सा लंबा चौड़ा गोवानी था, जो सारा दिन लॉन में बैठकर चारमीनार का सिगरेट पीता रहता था।
साला हलकट कोई काम सलीके से नहीं करता था। उसकी लापरवाही ने एक बार तो बड़े साहब को मार ही डाला था। क्या हुआ था? बास्को उन्हें व्हील चेयर से उठाकर कुर्सी पर लेटाने लगा था कि एकाएक उसका शरीर उनके हाथ से फिसल गया। वह तो नर्स एलिस पास खड़ी थी और उसने असाधारण फुर्ती और तत्परता का परिचय देकर बड़े साहब को संभाल लिया था, वरना उस दिन साहब भगवान न करे परलोक सिधार गए होते। उनका शरीर तो शीशे से भी नाजुक है, जमीन पर गिरा नहीं और चकनाचूर हुआ नहीं। शाम को जब डॉक्टर कश्यप को उस घटना का पता लगा तो उन्होंने उसी क्षण बास्को को निकाल बाहर किया था। मैं ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने दूंगा, मैं दृढ़ स्वर में बोला। तुमसे मुझे यही उम्मीद है। तुम शकल से ही मुझे भले लगते हो। बास्को को तो कई मील भर से देख लेने से पहचान ले कि वह चोर और उठगाईगिरी है। ऐसे आदमी को यहाँ रख कैसे लिया गया? आदमी की ज़रूरत थी। शांता मेम साहब कहीं से पकड़ लाई थी। बास्को की वजह से ही तो इस बार अखबार में इश्तिहार दिया गया था और तुम्हें इतने आदमियों में से चुना गया था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर मार्था को मालूम हो जाए कि इस बार भी जो आदमी रखा गया है वह शांता मेम साहब द्वारा ही पकड़कर लाया गया था तो उसे कैसा लगेगा। मार्था की निगाहों में शांता ने मेरी सूरत पहले कभी नहीं देखी थी और न मैं प्रत्याशियों में से बड़ी सावधानी से चुना गया था। साहब का कोई बाल बच्चा नहीं है। एक लड़की है, माधुरी नाम है, लगभग 16 साल की है। वह नैनीताल में शेरवुड कॉलेज में पढ़ती है। छुट्टियों में आती है, अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। शांता मेम साहब की तो इतनी उम्र मालूम नहीं होती कि उनकी 16 साल की लड़की भी हो। माधुरी शांता मेम साहब की लड़की नहीं है। माधुरी साहब की पहली बीवी से है। साहब की पहली बीवी माधुरी को 6 साल का छोड़कर मर गई थी। साहब ने माधुरी को तभी पढ़ाई के लिए नैनीताल भेज दिया था। शांता मेम साहब से तो साहब ने एक्सीडेंट से सिर्फ 1 साल पहले शादी की थी। दोनों की उम्र में तो बहुत फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। साहब अभी केवल 50 साल के हैं। मुझे तो उनकी उम्र ज़्यादा मालूम होती है। वे 50 साल के ही हैं। बीमारी की वजह से ऐसा लगता है अब जिस्म में जान कहाँ रह गई है। जब उन्होंने शांता मेम साहब से ब्याह किया था उस समय वे 45 के थे, लेकिन इतनी अच्छी सेहत थी कि 40 से भी कम के मालूम होते थे। वैसे भी 45 की उम्र में तो आदमी आम दूसरी शादी कर ही लेता है और शांता मेम साहब उस वक्त 25 साल की थी। मैं चुप हो गया। आओ तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखाऊं, मार्था अपने स्थान से उठती हुई बोली। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वह मुझे इमारत से बाहर ले गई। बगीचे के पास स्टेट के सड़क की ओर के कोने पर वह इमारत थी जिसके नीचे 4 गैराज थे और ऊपर 2 कमरों का सेट था जो कि गोकुलदास एस्टेट में मेरा निवास स्थान बनने वाला था। तुम्हारे क्वार्टर में यही घंटी लगी है। मार्था कमरे के स्विच बोर्ड पर लगी घंटी की ओर संकेत करते हुए बोली। इस घंटी का पुश बटन नर्स एलिस की कमरे में लगा हुआ है। इस घंटे के बजने का अर्थ होगा कि नर्स एलिस को तुम्हारी ज़रूरत है। घंटी बजते ही तुम्हें फ़ौरन नर्स के पास पहुंचना होगा। समझ गया? समझ गया। मैं जाती हूँ। लंच के वक्त किचन में आ जाना। ओके मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम। मार्था मुझे वहाँ खड़ा छोड़कर मेरी क्वार्टर की सीढ़ियाँ उतर गई। अगला सप्ताह बड़े मज़े से गुजरा। खाने पीने को अच्छा मिलता था, इसलिए 1 सप्ते में ही मेरे शरीर में जान और चेहरे पर रौनक आने लगी थी। निरंतर फाकाकाशी की वजह से भीतर को पिचके हुए गाल भी अब बाहर निकलने लगे थे और अब मेरा चश्मा चेहरे से ढलकर मेरी नाक की फुंगी तक नहीं आ जाता था। डॉक्टर कश्यप से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और वह मुझसे संतुष्ट था। उसने मुझे सर गोकुलदास को पलंग से व्हील चेयर पर और व्हील चेयर से पलंग पर पहुंचाते देखा था
और मेरे काम करने के जिम्मेदारी भरे ढंग को पसंद किया था। नर्स एलिस, जो आरंभ में मुझे संदेह की निगाहों से देखा करती थी, अब संतुष्ट दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर कश्यप सप्ताह में 3 बार आता था और सर गोकुलदास का जनरल चेकअप कर जाता था। डॉक्टर के निर्देश अनुसार उसे दवाइयाँ, इंजेक्शन और पथ देने का काम नर्स करती थी। आरंभ में सर गोकुलदास को देखकर मुझे लगा था कि उनका शरीर एकदम जड़ था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ था कि वे थोड़ी बहुत गर्दन हिला लेते थे और उनमें तरल पदार्थों को निगल पाने और हल्की फुल्की चीज़ों को चबा पाने की क्षमता थी। सुबह लंच के पहले, शाम को चाय के बाद और रात को सोने से पहले मैं सर गोकुलदास को उनकी पसंदीदा की पुस्तकें पढ़कर सुनाया करता था। एक सप्ताह में यह काम करते रहने के बाद मुझे इतना तजुर्बा हो गया था कि मैं उनके नेत्रों में झांककर ही पहचान सकूं कि कौन सी किताब उन्हें बोर करती है और कब वे किताब सुनने के मूड में नहीं होते थे। उस सप्ताह में यह मेरा विश्वास दृढ़ हो गया था कि मार्था एक बहुत ही नेकदिल औरत थी। बाकी के 80 रुपये में से मैंने एक कॉटन का नाइट सूट, 2 बनियानें, 2 अंडरवियर और शेविंग सेट खरीद लिया था। बुशर्ट और पतलून मेरे पास एक ही थी, जिसे मैं हर तीसरे दिन रात को धोकर खुद ही प्रेस कर लेता था और यूं किसी प्रकार एक ही पोशाक से गुजारा चल रहा था। कार ड्राइव करने के लिए मुझे एक बार भी नहीं कहा गया था। शांता कभी बाहर जाती थी तो टैक्सी बुला लेती थी और या कार खुद ड्राइव कर लेती थी। उस एक सप्ते के समय में मैंने मोटर बोट चलाना सीख लिया था। सर गोकुलदास की मोटर बोट के बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ था कि उससे तेज़ मोटर बोट सारे मुंबई में किसी के पास नहीं थी, पुलिस या कस्टम वालों के पास भी नहीं। पूरे सप्ताह मेरे क्वार्टर की घंटी एक बार भी नहीं बजी थी। प्रत्यक्षतः नर्स एलिस को रात में कभी भी मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं शांता का एक बार फिर शुक्रगुजार होना चाहता था, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आ रहा था।